हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने हाथी और शेर के बारे में पढ़ा था। अब हम बाघ के बारे में देखेंगे। ये जो पशुएं जीव होते हैं, ये एनसीईआरटी में इसका बहुत ही विस्तृत से दिया हुआ है और सीटेट के एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। तो हम बिना देर किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो बाघ होता है वो भारत का राष्ट्रीय पशु होता है। बाघों का संरक्षण 1973 से शुरू किया गया था और सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में, और अगर अपने भारत में देखें तो मध्य प्रदेश राज्य में। बाघ में देखें तो जो मादा बाघ होता है उसे बाघिन कहते हैं। बाघिन और उसके बच्चे समूह में रहते हैं। सबसे अधिक उम्र की जो बाघिन होती है वो समूह का नेतृत्व करती है। बिल्कुल शेर की तरह है, जैसे शेर में जो ज्यादा उम्र की जो शेरनी होती थी वो समूह का नेतृत्व करती थी, उसी तरह बाघिन समूह का नेतृत्व करती हैं। अंधेरे में दिशा की पहचान मूंछों द्वारा करते हैं बाघ। इलाके की पहचान मूत्र के गंध से करते हैं। इनके कान आवाज के लिए घूमते रहते हैं। जो बाघ के कान होते हैं वो अलग अलग दिशा में घूमते रहते हैं, एक कान अलग दिशा में, दूसरी दिशा में, ताकि जो आवाजें आती हैं उन्हें भाप सकें। बाघ के शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा टांग होता है। उनका टांग गद्दीदार होता है। अगला जीव है स्लाथ। स्लाथ जो है वो दुनिया का सबसे आलसी जीव है। यह पेड़ों से उल्टा लटक कर 17 घंटे सोता है। भालू के जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। स्लाथ जो होता है यह शाकाहारी जीव है। स्लाथ सप्ताह में एक बार पेड़ों से नीचे उतरकर मलमूत्र त्यागता है, फिर वापस पेड़ पर चला जाता है। और स्लाथ की जो औसत उम्र है वो 40 वर्ष है और लगभग अपनी पूरे उम्र में 8 पेड़ों पर ये निवास करते हैं। जिस पेड़ पर चढ़ते हैं उसी की पत्तियां खाते हैं और धीरे धीरे खाते खाते सारी पत्तियां जब खत्म हो जाती हैं तो नीचे उतरते हैं और नेक्स्ट पेड़ पर चले जाते हैं। यहाँ बहुत अच्छा तैराक होता है। स्लाथ बहुत धीरे धीरे और आलसी प्रवृत्ति का होता है, इसलिए इन्हें जानवरों से ज्यादा खतरा होता है। ये ऐसे ही पेड़ पर चढ़ते हैं जिनके नीचे आसपास पानी हो, तो ये क्या करते हैं, जब इन्हें लगता है कि खतरा है तो ये पानी में चले जाते हैं और पानी में एक अच्छे तैराक हैं, अच्छे से तैरकर काफी दूर चले जाते हैं। इस तरह से शिकारी जानवर इनका शिकार नहीं कर पाते हैं। स्लाथ का निवास स्थान देखा जाए तो मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में है। स्लाथ की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, एक जो है एक पंजे वाले और दूसरी प्रजाति जो है 2 पंजे वाले। इनके पंजों के जो नाखून होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं। इन्हीं में वो तना को फंसा के उल्टे लटक कर सोते हैं। अगला जीव जो है वो सांप है। सांप यह सरीसृप प्रजाति का जीव है। इनकी औसत आयु 10 से 12 वर्ष होती है। त्वचा से कंपन को महसूस करते हैं। सांप जो होते हैं वो आवाज को त्वचा से, और जो हलचल होती है पृथ्वी वगैरह पर उसकी कंपन को अपनी त्वचा से महसूस करते हैं। कान के सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। दांतों को जो 20 वाले दांत होते हैं खोखले, उनको 20 दंत कहते हैं। दांत होने के बाद भी सांप अपना भोजन चबाकर नहीं खाते बल्कि निगल कर करता है। सांप एक शीत निद्रा जीव है। सांप को काफी गर्म मौसम पसंद होता है। अगर सांप का शरीर गर्म है तब तो वो अपना भोजन आसानी से पचा लेता है। अगर उसका शरीर ठंडा है तो वो अपना भोजन बहुत ज्यादा समय में पचाता है। कहते हैं कि सांप ठंडी के दिनों में एक जगह ही रहते हैं, ज्यादा इधर उधर नहीं करते हैं, इसलिए सांप एक शीत निद्रा जीव है। सांप के काटने की दवा सांप के जहर से ही तैयार की जाती है। सांप के काटने की दवा सांप के जहर से ही तैयार की जाती है, जिसको सीरम कहते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा सांप अजगर है और ये जो अजगर है वो जहरीला नहीं होता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा सांप अजगर है। सांपों के आकार की जो रंगोली बनाई जाती है उसे नाग गुम्फन कहते हैं। सांप की जो सांप की मुद्रा में नृत्य किए जाते हैं उसे कालबेलिया नाच कहा जाता है।
कालबेलिया अनाज। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। एक कोबरा, दूसरा करैत, तीसरा दुबाई और चौथा जो होता है अफाया। मतलब सांप, भारत में जो भी सांप पाए जाते हैं उसमें से सिर्फ 4 सांप ही जहरीले होते हैं। अगला जीव है नीली व्हेल। पृथ्वी की सबसे भारी जीव है। यह स्तनधारी जीव है और जो नीली व्हेल है ये फेफड़े से सांस लेती है और सर्वाधिक प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। अगली जीव है डॉल्फिन। जो डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय जलीय जीव ये भी स्तनधारी जीव है। इसे अंधी डॉल्फिन या शुशु के नाम से जानते हैं और यह सबसे बुद्धिमान जीव है और ये गंगा नदी में पाई जाती हैं। प्रयागराज से हल्दिया के बीच में पाई जाती हैं। ये स्वच्छ पानी में रहती हैं और जो प्रयागराज से हल्दिया है यहाँ काफ़ी स्वच्छ रहता है पानी, इसलिए ये प्रयागराज से हल्दिया के बीच में पाई जाती हैं। ये फेफड़े से सांस लेती हैं, अलग अलग आवाज़ निकालती हैं और इनका संरक्षण केंद्र गंगा नदी में ही कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी में बनाया गया है। और अगला जीव है केचुआ। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। मिट्टी में छेद करके उसे भुरभुरी या पोली बनाता है, जिससे कि मिट्टी में ऑक्सीजन का प्रवाह मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन का प्रवाह भी बढ़ जाता है। ऑक्सीजन का प्रवाह आसानी से होने लगता है और मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ बन जाती है। यह 14 इंच का होता है। केचुआ मैक्सिमम 14 इंच का होता है और इसकी औसत आयु 8 वर्ष होती है। केचुआ के अध्ययन को वर्मी कल्चर कहते हैं। है मकड़ी। यह कीट वर्ग का अपवाद है क्योंकि इनके 8 पैर होते हैं, जबकि कीटों के 6 पैर होते हैं। जो कीट होते हैं उनकी परिभाषा ये होती है कि कीटों के 6 पैर होते हैं, लेकिन मकड़ी के 8 पैर होते हैं, इसलिए ये अपवाद में चले जाते हैं। ये जाल का निर्माण करती हैं। यह सामाजिक जीव नहीं है। प्रजनन के पश्चात इसकी मादा जो होती है वो नर को जान से मार देती है। मादा मकड़ी क्या करती है, प्रजनन के बाद नर मकड़ी को मार देती है। अगला है देखें रेशम का कीड़ा। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। यह अपनी मादा को उसके गंध के आधार पर कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। अगली है मधुमक्खियाँ। इनके अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। सर्वाधिक बिहार राज्य में मधुमक्खी पालन किया जाता है। इनका जो मधुमक्खियों का मुख्य काम होता है छत्ते का निर्माण करना। इनके प्रकार में देखें तो एक कामकाजी मधुमक्खी होती है, एक सिपाही होती है, एक रानी मधुमक्खी होती है। जो कामकाजी होती हैं रस को ढूंढती हैं और जब रस मिल जाता है इन्हें तो नृत्य करने लगती हैं और इनके नृत्य से ही बाकी जो भी इनकी साथी होती हैं, मतलब यह साथियों को बुलाने के लिए नृत्य करती हैं और इनकी बाकी की साथियां भी वहां पहुंच जाती हैं और रस ढूंढ कर लाती हैं। और जो सिपाही मधुमक्खी है वो छत्ते की रक्षा करती रहती हैं, वो हमेशा छत्ते की रक्षा करती रहती हैं। और जो रानी मधुमक्खी है, रानी मधुमक्खी का काम होता है अंडे देना और इसका पालन अक्टूबर से दिसंबर महीने में होता है। मधुमक्खी भी जो होती है वो मादा मधुमक्खी नर मधुमक्खी को प्रजनन के बाद मार देती है। पर्डी पौधा। ये पौधा उस स्थान पर उगाए जाते हैं जहाँ मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। यह घड़े के आकार का होता है। यह कीट भक्षी पौधा होता है और ये जिनका भक्षण करता है, जैसे छोटे छोटे चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े को अपने घर में फंसा लेता है और वो उनसे भोजन बनाता है, क्योंकि वो ऐसे मतलब जगह पे उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़े मकोड़े, मेढक, ये छोटे जीव जंतुओं को खाते हैं। यह ऑस्ट्रेलियाई पौधा है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है। घटपर्डी से विशेष खुशबू निकलता है जिससे कीट आकर्षित होते हैं और उसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं और जब जैसे ही कीट बैठते हैं वो अपना घड़ा बंद कर लेता है। जो घटपर्डी है ये कोई शाकाहारी मांसाहारी या ऐसा कुछ नहीं, बल्कि यह एक उत्पाद है क्योंकि इसकी पत्तियां हरी होती हैं और हरे पत्ती जिसके भी होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और वो उत्पाद में आते हैं, इसलिए घटपर्डी पौधा भी एक उत्पाद है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेगिस्तानी ओक।
अगला पौधा जो है रेगिस्तानी ओक है। यह रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इनकी जड़ें पानी की तलाश में काफ़ी गहराई तक जाती हैं। तने में जल सिंचित होता है और जब जो भी इसके मतलब वहाँ के लोग जब मतलब पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो क्या करते हैं, इसके तने में पाइप डालते हैं और पानी निकलने लगता है और उसे पीने के में प्रयोग करते हैं। अगला है खेजड़ी का वृक्ष, जो राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं। वृक्ष छायादार होता है और इसके फली की सब्जी बनती है और छाल की दवा बनती है। खेजड़ी वृक्ष के छाल की दवा बनती है। भोजन ये लाइकेन है। अगला है लाइकेन, यह सजीवी होता है। भोजन कवक और शैवाल मतलब कवक और शैवाल से ही लाइकेन बनता है। यह वायु प्रदूषण का सूचक होता है। लाइकेन जो होता है वायु प्रदूषण का सूचक होता है। यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रति संवेदनशील होता है। अगला पौधा है पीपल। इसकी जड़ें दूर दूर तक फैली होती हैं। 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसे बोधि वृक्ष कहा जाता है क्योंकि भगवान जो महात्मा बुद्ध थे उनको बोधि वृक्ष यानी पीपल के पेड़ के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। हिंदू धर्म में जो हिंदू होते हैं वो इनकी पूजा करते हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि पीपल में विष्णु का वास होता है। अगला पौधा है अगला वृक्ष है बरगद। इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली होती हैं। यह विशाल छायादार वृक्ष होता है। इसकी शाखाओं से जड़ें लटकती रहती हैं जिसे स्तंभ मूल कहते हैं और ये जो जड़ें नीचे लटकती हैं ये वृक्षों को सहारा देती हैं। पर्यावरण का मित्र वृक्ष किसे कहा जाता है, तो पीपल, नीम और बरगद, इन्हें हम पर्यावरण का मित्र वृक्ष कहते हैं। यूकेलिप्टस, यह पौधा ऑस्ट्रेलियाई मूल का है। जो ये पौधा है वो ऑस्ट्रेलियाई मूल का है। इसे पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी पौधा कहते हैं। और अगला है क्रोटन। क्रोटन जो है ये जल सिंचक संकेती पौधा होता है। कई जगहों पर जो किसान होता है इसे अपने खेत में एक कहीं पर लगा देता है, जिससे जब खेत में जल की मात्रा सूखने लगती है तो वो ये पौधा जो है वो मुरझाने लगता है, जिससे कि किसान को पता चल जाता है कि हमारे खेत में पानी की ज़रूरत है। ये क्रोटन। जटरोफा, यह ऑस्ट्रेलियाई मूल का पौधा है। इसको बायोडीजल का पौधा भी कहते हैं। अगली हेडिंग है हमारी मिट्टी के घर। मिट्टी के घर अत्यधिक गर्मी वाले इलाकों में बनाए जाते हैं और जैसे राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। मिट्टी की मोटी दीवारें घर को टिकाऊ बनाने के लिए और दीवारों पर भूसे की मिट्टी का लेप किया जाता है। मिट्टी की दीवारों को जो टिकाऊ बनाने के लिए क्या करते हैं, भूसे और मिट्टी का दीवार पे लेप कर देते हैं। घास फूस व लकड़ी का छत बनाया जाता है ताकि घर ठंडा रहे, नीचे से काफ़ी ठंडा रहे और गर्मी घर के अंदर न घुस पाए, गर्म हवाएं। घर को गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े मकोड़े न लगे। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार सीटेट में पूछता है कि मिट्टी के घरों को गोबर से क्यों लिपा जाता है, तो उसमें एक ऑप्शन होता है घर को चिकना करने के लिए। बिल्कुल नहीं दोस्त, गोबर से लिपने के बाद घर चिकना बल्कि और थोड़ा खुरदुरा हो जाता है। और घर को गोबर से इसलिए लिपा जाता है ताकि घर में कीड़े न लगे। बांस या लकड़ी का घर, तो अत्यधिक वर्षा वाले इलाके में लकड़ी या बांस का घर बनाए जाते हैं, जैसे असम राज्य है। और ये घर 3-3.5 मीटर या 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनते हैं। ये हल्के आकार में बनाए जाते हैं। ये असम राज्य में अक्सर बनाए जाते हैं। ठीक। पत्थर या लकड़ी के घर, तो पहाड़ी इलाकों में पत्थर या लकड़ी के घर का निर्माण किया जाता है क्योंकि पत्थर तो अक्सर पहाड़ी इलाकों में ही पाया जाएगा। तो लकड़ी के फर्श बनाए जाते हैं। दीवारों पर जो पत्थर की दीवारें एक के बाद एक करके पत्थर की दीवारें बनाई जाती हैं, पत्थर रख के उन दीवारों पर चूने का लेप किया जाता है। और चूने का लेप भी घर को सुंदर दिखने के लिए तो बनाया ही जाता है, लेकिन
एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कीड़ों से बचने के लिए चूने का जो होता है दीवारों पर लेप किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कीड़ों से बचने के लिए। और ये जो घर होते हैं पत्थर और लकड़ी के, बहुमंजिला घर बनाए जाते हैं। अगला देखते हैं, राज्य हमारा चालू हो गया। तो राज्य में पहले लद्दाख को देखते हैं। ये जो लद्दाख है, ये जो पत्थर और लकड़ी के घर हैं अक्सर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बनाए जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि जो बहुमंजिला घरों में जो निचला तली होता है वह लद्दाख में क्या तो निचली मंजिल में सामान रखने और पशु बांधने का काम किया जाता है। जो वहीं पे हिमाचल प्रदेश में निचली मंजिले का प्रयोग मेहमान को ठहरने के लिए किया जाता है। यही अंतर होता है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का पूछ देगा कि मेहमानों को ठहरने के लिए निचली मंजिले का घर पत्थर और लकड़ी का बना जो होता है वो किस प्रदेश में होता है। तो ध्यान दीजिएगा हिमाचल प्रदेश में, और सामान रखने के लिए और पशुओं के लिए लद्दाख में। अगला है बर्फ के घर, बर्फीले क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। बर्फ के घर बर्फीले क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, जैसे लद्दाख में। बर्फ का घर गुंबद के आकार का होता है। इसका प्रवेश द्वार जो होता है वो छोटा होता है ताकि ठंडी हवाएं अंदर न जा पाए। और जो एक्सिमो होते हैं वो अक्सर बर्फ के घर बनाते हैं, और एक्सिमो शिकारियों का यह अस्थायी घर होता है। इस क्वेश्चन को भी सीटेट में एक बार पूछ चुका है कि एक्सिमो शिकारियों का जो घर होता है वो अस्थायी होता है। तो नहीं, ये अस्थायी होता है। क्वेश्चन में पूछा था कि असत्य बताइए, तो उसमें ऑप्शन था अस्थायी निवास होता है, तो नहीं, अस्थायी निवास होता है। हाउस बोट क्या होता है? तो हाउस बोट को देखते हैं, इसको शिकारा भी कहते हैं। हाउस बोट को क्या कहते हैं? शिकारा। यह तैरता हुआ घर होता है। शिकारा या हाउस बोट तैरता हुआ घर होता है। यह 80 फुट लंबा होता है। यह बहुमंजिला होता है। पर्यटक को लुभाने के लिए और आकर्षक होता है। डिजाइन की हुई लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और उस डिजाइन की हुई लकड़ी को खत्म बंद कहते हैं। यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बनाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के डल झील में इस तरह के हाउस बोट बनाए जाते हैं, और जो केरल का पेरियार है झील, वहां पर भी इस तरह के हाउस बोट देखने को मिलते हैं। अगला है मच्छर जनित रोग। तो मच्छर जनित रोग में है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इंसेफेलाइटिस, जायका वायरस और फाइलेरिया। ये सब जो है मच्छर जनित यानी मच्छर से फैलने वाले रोग हैं। रोनाल्ड रास, इन्होंने सर्वप्रथम यह बताया कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, और जब मलेरिया हो जाता है तो तेज कपकपी के साथ बुखार, काना, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है मलेरिया। रक्त में काले रंग की परजीवी की पहचान की गई थी, और 1902 में जो रास महोदय हैं इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और 1905 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया और 1905 में इनकी मृत्यु हो गई। और मलेरिया की दवा जो होती है सिनकोना पेड़ की छाल और से तैयार किया जाता है। अगला हेडिंग है असम राज्य। असम राज्य में जो होता है मसूर टेंगा नामक मछली होती है, जिसका बहुत ही प्रिय और स्वादिष्ट भोजन बनता है। और बांस की जो कोमल होता है जो उसको वहाँ पे बांस भी खाया जाता है पका के, उसका कोमल वाला भाग जब बांस छोटा होता है। और चावल, वहाँ चावल है जो बोरा चावल, एक चावल है उसका नाम है बोरा चावल, और ये जो बोरा चावल है ये काफी चिपचिपा होता है, और इस चावल को जीआई टैग प्राप्त है। अगला राज्य है गोवा। गोवा में नारियल के तेल से बनी समुद्री मछली, नारियल के तेल से बनी समुद्री मछली खाई जाती है। गुजरात में ढोकला, खांडवी और लेमन राइस खाया जाता है। जम्मू कश्मीर में देखें तो तबक माज, कलाड़ी पनीर और राजमा और कहवा ज्यादातर भोज्य पदार्थों में यूज किए जाते हैं। और दोस्तों जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है। यहाँ देखिए गोवा में नारियल के तेल से बनी समुद्री मछली और सरसों के तेल में बनी मछली जम्मू कश्मीर है, इन दोनों में ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र राज्य में साग पूरी, बड़ा पाव, पाव भाजी, भरली भांगी जिसे भरुआ बैगन कहते हैं, ये सब भोज्य पदार्थों में यूज किए जाते हैं।
और नागालैंड में देखें तो बांस के कोपल और मोमोज, देखिए वहां था ना बांस, असम राज्य में बांस को भोजन में उपयोग किया जाता है, तो यही जो बांस का कोपल होता है उसको लोग असम और नागालैंड में खाते हैं। और नागालैंड का सबसे पुराना और प्रसिद्ध क्या है, मोमोज। अगला है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहते हैं क्योंकि यहाँ वनों की अधिकता है। यहाँ पर भुट्टे की खीर बहुत ही प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में भुट्टे की खीर बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर सुबह सुबह आप चाहे जहाँ भी जाएं, छोटे बड़े होटल या ठेला वगैरह पर कहीं भी पोहा जलेबी बहुत मिलता है। हमने वहाँ गए थे जब एक बार, तो ज़रूर खाए थे। आप भी जाइए और ज़रूर खाइए, बहुत टेस्टी बनाते हैं सब। अगला राज्य है पंजाब। पंजाब में सरसों का साग और मक्के की रोटी वहाँ का प्रिय भोजन है। राजस्थान राज्य में देखें तो मलाई घेवर और चूरमा बाटी। राजस्थान में मलाई घेवर और चूरमा बाटी। पश्चिम बंगाल राज्य में देखें तो दाब छिन्न नगरी, जिसको झींगा मछली कहते हैं, संदेश, यह एक मिठाई है, और रसगुल्ला बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई है वहाँ पश्चिम बंगाल की रसगुल्ला। केरल में देखें तो अवियल मतलब मिश्रित सब्जी, जिसको अवियल कहते हैं, टैपियोका, यह भी एक प्रकार का भोज्य पदार्थ है। किसी भी खाने में नारियल के बुरादे का प्रयोग, जो केरल राज्य है वहाँ किसी भी मतलब हर एक प्रकार के खाने में नारियल के बुरादे का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर मेघालय राज्य देखें तो तुंगतप मतलब मछली की चटनी बनती है। और त्रिपुरा राज्य में देखें तो बेरमा मतलब मछली, बेरमा एक मछली है, वहाँ पर उसको बहुत ही चाव से लोग खाते हैं। अगली हेडिंग है भूकंप। ऐसी मतलब भूकंप, तो देखते हैं भूकंप क्या है। तो ऐसी अद्भुत घटना जिसमें पृथ्वी का कंपन और हिलना शामिल है उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप आने के कारण दो होते हैं, प्राकृतिक, दूसरा मानव जनित। प्राकृतिक में देखें तो प्लेटों का टकराना और ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन, इन कारणों से क्या होता है, भूकंप आते हैं। मानव जनित में देखें तो खनन, जहाँ खदानों में कोई भी विस्फोटक पदार्थ लगाया जाता है तो पृथ्वी में कंपन आ जाती है।